Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on algebraic expression. इस वीडियो सीरीज में हम लोग करने वाले हैं algebraic expression के सारे चैप्टर्स, चाहे वो 8th क्लास का है, 9th का है या 10th का है। इसमें बेसिक लेवल से शुरू करते हुए मैं मुश्किल क्वेश्चंस में जाऊंगा ताकि आपका अलजेब्रा बिल्कुल कंप्लीट हो जाए और कोई डाउट ना आए। सो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह आप रेडी होंगे अपने पेन्स और रजिस्टर्स के साथ एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं जो कि अलजेब्रा समझने में आपकी हेल्प करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं दो डेफिनेशन लिखी है, एक है कांस्टेंट और दूसरी है वेरिएबल। कांस्टेंट वर्ड का मतलब होता है फिक्स्ड। कोई भी ऐसी चीज है या कोई भी ऐसा सिंबल है जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। अब इसमें जितने भी नंबर्स आपने अभी तक पढ़े हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट में आते हैं। अब इनको कांस्टेंट कहते क्यों हैं? क्योंकि ये वैल्यू नहीं बदलते हैं। ये जहां पे लिखे हुए हैं उनकी जगह सिर्फ इन्हीं का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये कौन सा साल चल रहा है, तो आप बोलेंगे 2021, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। उसी तरह अगर मैं आप पूछता हूं कि मेरे हाथ में कितने मार्कर्स हैं, तो यहां पर आप बोलेंगे ओनली 1 मार्कर, तो ये कांस्टेंट है। यहां पर आप दूसरे नंबर्स नहीं यूज कर सकते, तो इसको कांस्टेंट इसीलिए बोला जाता है। आगे बात करते हैं, यहां पर लिखा हुआ है वेरिएबल, जो कि कांस्टेंट का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अब ये वेरिएबल डिनोट कैसे करते हैं? यहां पर आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड ए बी। स्टूडेंट्स देखिए, इंग्लिश में ABCD आपने पढ़ी होगी, लेटर्स का इंग्लिश में बहुत यूज होता है, अल्फाबेट्स का भी यूज होता है। लेकिन इस अल्फाबेट्स को अगर मैथ्स में लाए हैं तो इसका मतलब क्या बनता है? देखिए स्टूडेंट्स, फिक्स्ड वैल्यू तो हमको पता है कि कांस्टेंट उसके लिए काफी है, लेकिन कोई ऐसा नंबर भी होना चाहिए या कोई ऐसा सिंबल होना चाहिए जो कि हमको ऐसी वैल्यूज बताए जो फिक्स्ड नहीं है, जो हम अपनी तरफ से मानते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर एक्स वाई जेड लगा हुआ है तो ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। फॉर्मूले में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू पुट की जाती है और आंसर निकाला जाता है। अब एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है। आपको पता है रेक्टेंगल में दो साइड्स होती हैं, एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है। और अगर मैं बात करूं इसके पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l+b। अब यहां से लेके यहां तक अगर आप देखें स्टूडेंट्स, यहां पे आपको कांस्टेंट भी दिखेगा और यहां पे वेरिएबल भी दिख रहा है। अब ऐसा क्यों है कि कोई भी फॉर्मूला बनाने के लिए कांस्टेंट और वेरिएबल का यूज किया जाता है? इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, इसका मतलब है ये वैल्यू नहीं बदलेगा। आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे रेक्टेंगल के पैरामीटर से संबंधित, तो कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो यहां पर आप 2 जरूर लगाएंगे, यहां पर 4 और 5 नहीं आएगा क्योंकि एक कांस्टेंट है। उसी तरह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इनको चेंज कर सकते हैं क्योंकि एक वेरिएबल है, इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। अब आप यहां पर देखिए, अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि L है 3 एंड B है 2, तो L की जगह आप 3 को लगाइए, B की जगह आप 2 को लगाइए, फिर आपका आंसर आ सकता है। एक क्वेश्चन करके भी देख लेते हैं। तो यहां पर आप देखिए 3 + 2, तो इसका जो आंसर आया वो 10 आया। लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन आप करते हैं, मान लीजिए यहां पे 4 लिखा हुआ है और यहां पे 3 लिखा हुआ है, तो इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, 4 और 3, तो ये हो जाएगा 14। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि वेरिएबल जो है वो अपनी वैल्यूज चेंज कर सकता है और कांस्टेंट जो है वो अपनी वैल्यू कभी चेंज नहीं करता। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए। मान लीजिए यहां पर भी मैं कोई फिक्स्ड नंबर लगा देता हमेशा के लिए, कोई ऐसा फॉर्मूला बना देता कि यहां पर 3 लिखा हुआ है, यहां पर 4 लिखा हुआ है, तो क्या सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे? हो सकता है कि यहां पर जो रेक्टेंगल है इससे बड़ा रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना हो, तो वो तो गलत आ जाएगा उसका आंसर। तो इसीलिए स्टूडेंट्स याद रखिए, इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स यूज होते हैं उसको मैथ्स में यूज करने का सिर्फ एक रीजन है कि जो चीज हमको क्वेश्चन में नहीं दी है और उसको हम अपनी तरफ से मानते हैं, लेट करते हैं, तो वहां पर हम लोग
वेरिएबल्स का यूज करते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगला जो पॉइंट है वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। चैप्टर भी वही है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? देखिए, एल्जेब्रा के नाम से अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स की जो है हवा टाइट हो जाती है, वो डर जाते हैं कि ये एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपने सुना भी होगा कि एक्स की वैल्यू कोई होती ही नहीं, हमेशा एक्स जो है वो अपनी वैल्यू चेंज करता है। क्यों? क्योंकि एक्स एक वेरिएबल है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का। जहां पर ये दोनों चीजें साथ में नजर आ जाएं तो समझ लीजिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है स्टूडेंट्स। यहां पे आप देख सकते हैं कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, तो दोनों जब एक साथ यूज होते हैं विद द यूज ऑफ साइन। मैथ्स में आपको पता है जो ये चार साइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। कांस्टेंट वेरिएबल अगर इन साइंस से कनेक्टेड है, अब आप देख सकते हैं यहां पर प्लस का साइन लगा हुआ है, तो ये दो वेरिएबल जो है वो प्लस से कनेक्टेड है। उसके अलावा ये जो 2 है, ये भी इसके और इस ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हम मान के चलेंगे। जब भी कोई साइन नहीं होता दो नंबर्स के बीच में, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन मान के चलते हैं। उसी तरह कुछ और एग्जांपल्स भी हम ले सकते हैं। मान लेते हैं लिखा हुआ है 3x, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी लगा हुआ है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2x + 1, सो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट, वेरिएबल और दोबारा से कांस्टेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये तीनों चीजें आपको क्लियर हैं। आप बस शॉर्ट में एक छोटा सा फिगर बना के ये भी समझ सकते हैं कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो दो चीजों से बना होता है। एक तरफ होता है कांस्टेंट और दूसरी तरफ होता है वेरिएबल। तो याद रखिए, आपसे कोई भी पूछे कि कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या मतलब होता है, तो आपको बस यही बताना है कि कांस्टेंट होते हैं नंबर्स और वेरिएबल होते हैं अल्फाबेट्स। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है टर्म्स। स्टूडेंट्स देखिए, वेरियस पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि अलग होता है प्लस और माइनस साइन से। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 3x + 2 एक ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहां पर आप देख सकते हैं कि प्लस का साइन यहां लगा हुआ है, तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इस प्लस के साइन ने बांट दिया दो टर्म्स में। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं क्योंकि ये प्लस और माइनस का साइन जो है यही इंपॉर्टेंट है। इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिवाइड और मल्टीप्लाई को इसमें कंसीडर नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, जहां पर भी प्लस का आप निशान देखें तो यहां पर मान लीजिए कि ये एक टर्म हो गई है और ये सेकंड टर्म है, तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें 2 टर्म्स हैं। उसी तरह यहां पर अगर आप देखें तो यहां पे प्लस का साइन यहां पर है और माइनस का साइन यहां पर है, बस इन्हीं दोनों साइंस को हमको देखना है। तो यहां पर हम लिखेंगे दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैज 3 टर्म्स। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। यहां लिखा हुआ है 4x। स्टूडेंट्स देखिए, 4x लिखा है और यहां पे ना ही प्लस का साइन है ना ही माइनस का साइन है, लेकिन मल्टीप्लाई का साइन है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था दो नंबर्स के बीच में अगर कोई भी साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। लेकिन मल्टीप्लाई के साइन को टर्म्स पढ़ते समय वैल्यू नहीं देनी है, तो यहां पर आप लिखिएगा दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैज ओनली 1 टर्म। ओके, आई होप ये टर्म वाली चीज आपको क्लियर है। तो टर्म्स जो है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही छोटा पार्ट होता है, और एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जब प्लस और माइनस साइन के हिसाब से बांटा जाता है तो उसको हम टर्म्स बोलते हैं। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जुड़ा हुआ है टर्म्स से। अब टर्म्स यहां पे लिखा हुआ है, टर्म्स के 3 पार्ट हैं बेसिकली, इसके आगे भी पार्ट है लेकिन अभी आपको सिर्फ 3 पार्ट पे फोकस करना है। यहां आप देख सकते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म है तो उसको आप समझ लीजिए कि वो मोनोमियल है। एग्जांपल 3x या 4y।
ये एक एक टर्म से रिलेटेड है, जैसे कि हम लोगों ने यहां पे पढ़ा, तो इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ मोनोमियल। उसके अलावा बाइनोमियल, देखिए स्टूडेंट्स कहीं भी इंग्लिश में बाय आता है तो दो से संबंधित होता है वो हमेशा, ओके। तो बाइनोमियल जो है इसका मतलब है कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म है वो बाइनोमियल हो गई। इसमें भी दो एग्जांपल लिखे हैं मैंने, 2x + 1, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे दो टर्म्स अलग हैं, माइनस का साइन है तो यहाँ पर दो टर्म्स अलग है। तो अगर इन दोनों में, इन तीनों में अगर देखा जाए तो जो बाइनोमियल है वो कौन सा है, बाइनोमियल, ये जो फर्स्ट वाला है वो बाइनोमियल हो गया। सिमिलरली ट्राइनोमियल जो होता है उसमें 3 टर्म्स होती हैं, आप देख सकते हैं यहां पर पहली टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो ये जो है ये 3 टर्म्स है तो ये हो गया ट्राइनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, बड़ा आसान सा टॉपिक है, आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स आर ऑल द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स व्हिच डिवाइड्स अ टर्म। अब स्टूडेंट्स देखिए, फैक्टर्स वैसे भी आपको पता होगा, जैसे कि 12 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं, अब आपको पता है 12 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 2, 3, 4, 6, ये सारे 12 के फैक्टर्स माने जाते हैं। तो फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स एक तरह से छोटा भाई होता है और ये 12 हो गया बड़ा भाई। तो कहने का मतलब है इन सबके टेबल में 12 आएगा, तो ये होते हैं फैक्टर्स। अब 12 के असली फैक्टर्स अगर आपको निकालने होते हैं तो ये वाला जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ये आपको पहले से ही पता है। अब इसमें अगर मैं निकालना चाहूं तो ये हो गए सारे फैक्टर्स। तो अगर मैं 12 को तोड़ना चाहूं तो 2, 2 और 3 में तोड़ सकता हूं। सिमिलरली अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है 4xy, तो इसके भी 3 फैक्टर्स हैं, एक हो गया 4, एक हो गया x और एक हो गया y। तो ये 3 फैक्टर्स हो गए इसके। उसके अलावा अगर आप 4 को और तोड़ना चाहें तो इसको 2 × 2 भी लिख सकते हैं। तो इसको कहते हैं फैक्टर्स। बेसिकली इस वाले चैप्टर के हिसाब से आपको ये 4 ही लिखना है, इसको आगे डिवाइड नहीं करना है। तो यहां पर आप देखिए फैक्टर्स का मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों ही चीज यहां पे आपको दिख रही है, और विच डिवाइड्स द टर्म। तो कोई भी ऐसी चीज जो टर्म को डिवाइड कर रही है तो उसको हम फैक्टर्स बोलते हैं। कोएफिशिएंट क्या होता है, ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ टर्म अदर देन द फैक्टर इन क्वेश्चन। कोएफिशिएंट का मतलब स्टूडेंट्स देखिए, को मतलब होता है साथ में। जब भी को वर्ड लगता है तो इसका मतलब है कि दो नंबर साथ में है। अब एक नंबर आपको दे देंगे तो आपको उसको छोड़ के जो दूसरा फैक्टर बचा होगा वो लिख देना है। फॉर एग्जांपल समझते हैं, कोएफिशिएंट का जो एग्जांपल है उसमें हम लोग देख सकते हैं एक टर्म है 4xy। अब इसमें इसी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे कि कोएफिशिएंट बताइए 4 का, तो कोएफिशिएंट ऑफ 4 इज x और y, क्योंकि ये x और y दोनों 4 के साथ है। तो ये जो फैक्टर है जो 4 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके अलावा जितना भी बचेगा आपको लिख देना। उसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ x अगर पूछा जाएगा तो आपको लिखना है 4y, इसमें आपको x को हटा देना है। और अगर कोएफिशिएंट ऑफ y को पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 4x। तो ये होता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब होता है उसको छोड़ के बाकी सारे नंबर आपको लिख देने हैं, लेकिन एक टर्म के। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पे है एक टर्म। पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उठा के मत लिख देना। अब जैसे कि गलती कहां हो सकती है, 2x + 1 लिखा है, अब उन्होंने तो आपसे पूछ लिया कि कोएफिशिएंट ऑफ 2 बताओ, जो कि होना चाहिए था सिर्फ x, क्योंकि टर्म की बात हो रही है। लेकिन बच्चों ने लिख दिया x + 1, सारा टर्म उठा के लिख दिया, सारा जो एक्सप्रेशन है वो उठा के लिख दी, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहां पर सबसे पहले आपको इस वर्ड को चेक करना है, इसका मतलब है टर्म। उसी तरह फैक्टर्स के हिसाब से ही एक और पॉइंट है कांस्टेंट टर्म। बहुत इजी है। कांस्टेंट टर्म एक ऐसा टर्म होता है जिसका कोई भी साथ में नहीं होता, मतलब अकेला है बेचारा। तो आप इसको समझ सकते हो, ये तन्हा रह गया, अकेला रह गया है, तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म। फॉर एग्जांपल इसमें हम देख सकते हैं जैसे कि 4 लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 4 लिखा है। अब जैसे कि
2x प्लस 1 अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, तो ये वाली जो टर्म है ना ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगी क्योंकि इसका कोई भी साथ में फैक्टर नहीं है, कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है। तो जल्दी से स्टूडेंट्स मैं आपको अगला पॉइंट भी समझाता हूं। यहां पे लिखा हुआ है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। अब ये टर्म्स के ऊपर ही पूरा टॉपिक चल रहा है, तो यहां पर हम देख सकते हैं लाइक टर्म कौन सी होती है, द टर्म्स हैविंग सेम लिटरल फैक्टर्स। अब लिटरल फैक्टर मैंने अभी अभी आपको बताया कि साथ वाला नंबर होता है लिटरल फैक्टर। तो कोई भी ऐसी दो टर्म्स हैं जिनका साथ वाला नंबर अगर सेम है, आप वेरिएबल समझिए, जैसे कि यहां पर जितने भी आप वेरिएबल्स देख सकते हैं वो बिल्कुल सेम है, तो ये जो तीनों टर्म्स हैं उसको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है। उसी तरह अगर ऐसा ना हो किसी केस में तो समझ लीजिए वो अनलाइक है। अब जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं अनलाइक टर्म्स, द टर्म्स हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स। तो यहां पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल 2x 3y एंड z, यहां के जो वेरिएबल्स हैं बिल्कुल अलग अलग हैं, तो इनको हम बोलते हैं अनलाइक। कंफ्यूजन कहां हो सकती है, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। एक दो और एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिए हैं। तो पहले एग्जाम्पल में एक आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देखिए पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस के साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सप्रेशन। अब मान लीजिए हमको इसमें से लाइक टर्म्स ढूंढनी है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2a² प्लस 3ab² माइनस 7ab माइनस 4ab²। अब देखिए इस टर्म में और इस टर्म में फर्क है, यहाँ पे न्यूमेरिकल तो है लेकिन इसके पास a² है, मतलब 2a है इसके पास और इसके पास सिर्फ एक a है। उसी तरह यहाँ पर एक b है और यहाँ पे 2b है, तो ये तो अनलाइक टर्म्स हो गए। लेकिन अगर उसी तरह यहाँ पे और इसको चेक करें तो ये भी अनलाइक टर्म्स है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी a² है, यहाँ पर सिर्फ a लिखा हुआ है। अगर इसको और इस टर्म को अगर हम चेक करें तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम फैक्टर्स इसके हैं। तो वेरिएबल में यहाँ पर एक a है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर 2b है, यहाँ पर भी 2b है, तो इसको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स। अबे लाइक टर्म्स का होता क्या है ये मैं आपको आने वाली क्लासेस में समझाऊंगा। सबसे पहले आपको बस इतना समझना है कि किस तरह से लाइक टर्म्स को पहचानना है। एक और एग्जांपल देखते हैं, लिखा हुआ है 3x² प्लस 2xy² माइनस 2yx² प्लस 1। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले इन दोनों को आप कंपेयर कर लें, यहां पर ये दोनों लाइक नहीं है क्योंकि यहां पे 2x है, यहां पे एक ही x है। लेकिन यहां पर अगर चेक करें यहां पर 2x हैं, लेकिन बस फर्क इतना है कि y आगे लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों को आपको लाइक मानना है, याद रखिएगा ये दोनों नंबर्स लाइक हैं क्योंकि इसके पास x के नंबर्स कितने हैं 2 और इसके पास भी 2 नंबर है, इसके पास एक y है और इसके पास भी एक y है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोएफिशिएंट्स। तो इस क्वेश्चन में आपको दो एक्सप्रेशन दिए हैं। सबसे पहले आपको टर्म्स निकालनी है और उसके बाद उनके कोएफिशिएंट्स निकालने हैं। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, टर्म्स यहाँ पे लिख लीजिए और कोएफिशिएंट यहाँ पे लिख लीजिए। तो अब आपको पता है कि सबसे पहले क्वेश्चन में कितनी टर्म्स है, आपको यहाँ पे 3 टर्म्स दिख रही है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे आप लिखिए x² x एंड 1, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट लिखने हैं इनके, तो देखिए x² के साथ कौन से कोएफिशिएंट है, अगर कोई भी नंबर नहीं लिखा है तो समझ लीजिए वहां पे 1 है, तो यहाँ पे आप 1 लिखिएगा। उसी तरह x के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है, यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है 1, अब 1 के साथ तो कोई भी नंबर नहीं है, 1 खुद ही एक नंबर है और ना ही इसके साथ कोई वेरिएबल है, तो यहाँ पर फिर भी हम लोग यहाँ पे 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होके वो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है 1 का वो 1 है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन में बिल्कुल सेम तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स ये सारा आप एक बार में ही लिखिएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है x² y², तो यहाँ पे आ गया इसका 3। उसी तरह यहाँ पे x² y² का लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको माइनस का साइन भी साथ में लेके चलना है, -5 लिखिएगा, यहाँ पर सिर्फ 5 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे z का स्क्वायर लिखा है
तो z का जो स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट है 1। तो ये चीज आपको क्लियर है। यहां पे मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं दिया हुआ था कि इसका ही कोएफिशिएंट बताएं, पूरी की पूरी टर्म्स को अलग लिख के उनका कोएफिशिएंट बताना था, तो वो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लासिफाई एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। बड़ा सिंपल है, प्लस का साइन लगाए तो यहां पे दो टर्म्स आपको नजर आ रहे हैं, तो ये हो गया बाइनोमियल। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ एक नंबर लिखा है। अब यहां पे क्या लिखे, बाइनोमियल लिखे, मोनोमियल लिखे, तो यहां पर याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है और जो कांस्टेंट होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट होता है, तो यहां पर आपको मोनोमियल लिखना है। उसी तरह यहां पे ये 3 नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 टर्म्स हैं, 2 प्लस के साइन है, तो यहां पर आप लिखेंगे ट्राइनोमियल। उसी तरह यहां पर भी आप देख सकते हैं, ये तो आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं। और ये वाला जो नंबर है ये क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको आप सॉल्व कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये क्या है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा ताकि मैं देखूं आपको कितना समझ आए। सो स्टूडेंट्स, यहां पर खत्म होता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का पहला पार्ट। आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। बहुत ही जल्द अपने नए पार्ट के साथ आएंगे जिसमें हम और आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। The beauty of the world, Savannah. Let's all take a ride, Savannah.